गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदने माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो धियो नः प्रचोदयात्। नः जी आप सभी को प्रचोदयात्। प्रणाम। अम, आज हम लोग सफल जीवन की दिशाधारा। तो सफल जीवन की दिशाधारा, ये आज हमारा चौथा सत्र है। और इस चौथे सत्र में हम लोग, जो आज का हमारा चर्चा का विषय है, वो हमारी चर्चा का विषय है अनुशासन और नियमितता। और इस विषय को लेने के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर के डी जोशी जी हैं। आदरणीय डॉक्टर के डी जोशी जी एक अपने आप में एक प्रतिभा है। उनके अनुभव और उनका ज्ञान, उनकी आध्यात्मिक गहराई हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रेरणादायक है। तो हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि उन्हें सुनने का हमें अवसर मिल रहा है इस विषय पर कि अनुशासन और नियमितता को कैसे अपने जीवन में धारण करें। एक संक्षिप्त परिचय डॉक्टर के डी जोशी जी का। डॉक्टर के डी जोशी जी अभी करंटली बेंगलोर में है। और वैसे अम, मूलतः वो गुड़गांव हरियाणा में उनका निवास है। और अभी कुछ कार्यवश बेंगलोर में है। इनका अगर एजुकेशन बैकग्राउंड की बात की जाए तो 1973 में इन्होंने एमबीबीएस किया और उसके बाद में 1981 में डीसीएच और एमसीएच के डिप्लोमा, इन्होंने इसमें स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा किया। और डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ एंड इसके बाद काफी लंबा इनका अनुभव इस फील्ड में रहा, मेडिकल साइंस में। ये तो इनका विभागीय अनुभव है। इसी विभागीय अनुभव में कई प्रकार के इन्हें पुरस्कार, इनको भारत और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे पुरस्कार इनके अपने कार्य क्षेत्र में मिले। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जो इनका सामाजिक व्यक्तित्व है, इन्होंने अपने सामाजिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। अपने जॉब में, अपने इस मेडिकल प्रोफेशन में रहते हुए बहुत सारे समाज सुधार के कार्य, जिसको हम लोग व्यसन मुक्ति बोले, बच्चों के बीच में जाकर स्कूल्स में प्रोग्राम किए व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम, जिसको हम खर्चीली शादियों का बहिष्कार, और उसके लिए खुद ये कार्य करना और लोगों को प्रेरणा देना, और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण है, और बहुत सारा इस दिशा में कार्य किया, लोगों को प्रेरणा दी, इन्वायरमेंट के प्रति जो है लोगों को जागरूक किया। बहुत सारे पार्क में और बहुत सारे जगह पे इन्होंने स्वयं काम करके उन लोगों को उस दिशा में काम करने की प्रेरणा दी। एक बहुत बड़ा इनका सामाजिक जीवन भी, एक प्रेरणादायक सामाजिक जीवन भी इनका जो है। तो आज का विषय जो है, जो अम, इसका अनुशासन और नियमितता का है। तो इन्होंने अपने जीवन में अनुशासित जीवन जिया है। इतने उच्च पद पर भी रह के इन्होंने कभी भी जो है लग्जरी को और उसको इतना महत्व नहीं दिया, जबकि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर का पद किस तरीके का होता है और कितना वो अपने जीवन में कितना भौतिक कमाई वो लोग कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपना जीवन, ये इतने इसमें रहते हुए भी इन्होंने पूरा का पूरा समाज सेवा में ही इनका डोमिनेंस रहा, समाज सेवा ही इनके जीवन में डोमिनेंस रही। और अनुशासन और नियमितता का जीवन इन्होंने जिया है। नियमित पुरुषार्थ और अनुशासन, अनुशासित जीवन इन्होंने जिया है। तो हम सभी का सौभाग्य है कि इनके अनुभवों से हम लोग को सुनने का ये मौका मिल रहा है। तो आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए मेरा निवेदन है कि डॉक्टर के डी जोशी जी से आप कृपया आए और हम सभी को जो आज का विषय है उसके बारे में
अपने अनुभव के द्वारा, अपने प्रेरणादायक वचनों के द्वारा हम सभी को आप प्रेरणा दी। जी आदरणीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद अमन जी। हमारे सभी इस समय प्रेजेंट साथियों को, बच्चों को हमारा प्रणाम। ये हमारा सौभाग्य है आप सबके बीच में आकर के अनुशासन और नियमितता जैसी चीज के बारे में दो शब्द बोलने का और चर्चा करने का। मेरा मानना है कि अनुशासन और नियमितता ही सफल जीवन की कुंजी है। अगर हम सफल जीवन की दिशा धारा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप सबके लिए जितनी मेहनत हमारे अमन जी और उनके ग्रुप ने की है, उसमें मैं मानता हूं कि ये जो चर्चाएं रोज हो रही हैं, कल भी बहुत ही सुंदर चर्चा त्यागी जी ने की थी अनुसार आपने सफल जीवन की दिशा धारा पर। तो मेरा मानना है कि सबसे ही इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख नंबर हम कोई चीज मानते हैं तो अनुशासन और नियमितता को ही जीवन की कुंजी माना जा सकता है। अब है कि ये जो अनुशासन क्या कहलाता है, क्यों हम अनुशासन की क्या परिभाषा है? जीवन की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित और व्यवस्थित रखना, उन्हें मानवीय आदर्शों की परिधि में केंद्रित रखना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन जीवन जीने का एक निश्चित और नियमित तरीका है जिसमें मनुष्य का रहन सहन, खान पान, चाल ढाल, बातचीत करना, काम करना व्यवस्थित एवं सुंदरतापूर्ण होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी दिनचर्या होती है सुबह से शाम तक की, अगर हम अनुशासन में रहेंगे, अनुशासन से चलेंगे, तो सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं और उसमें कोई ऐसा व्यवधान कभी नहीं होता, किसी तरह की परेशानी हमें नहीं होती। अनुशासन जीवन जीने की एक कलापूर्ण पद्धति है, ये गुरुदेव ने हमें बताया है, जिससे जीवन के नक्शे में प्रत्येक पहलू रंग रूप यथास्थान चित्रित किए जाते हैं और मानवीय आदर्शों का सुंदर रंग भरा जाता है, जिससे अलौकिकता छिटकने लगती है। ये मोटा मोटी जो है अनुशासन की परिभाषा है। अनुशासन के बारे में हमने कहा है, जाना है। इसमें एक उदाहरण हमारे गुरुदेव ने दिया है कि गांधी जी के आश्रम में कभी कभी उनके परिवार की पोतियां भी आ जाती थी। जितने दिन वे ठहरती थी उतने दिन का उनका जो खर्चा होता था, गांधी जी उनके माँ बाप को उसका बिल भेज देते थे और उस उस बिल को, आश्रम के पैसे को आश्रम के ही सार्वजनिक कार्यों में ही खर्च किया जाता था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गांधी जी का परिवार के या कोई उनके रिश्तेदार वहां आ रहे हैं तो वो उसमें से उसका मिसयूज कर सकें, उसको जो आश्रम का पैसा उसको ले सकें। मतलब ये है कि ये भी एक हमारा अनुशासन ही है उनका, जो आश्रम की अनुशासन थी, अनुशासन था कि कोई भी उसका जो दुरुपयोग उस पैसे का ना हो सके। व्यक्ति के निजी कार्यों के लिए वो किसी तरह से भी उस पैसे को खर्च नहीं होना चाहते थे। तो गांधी जी ने इतनी बड़ी लड़ाई उस ब्रिटिश सरकार के साथ चली और उसमें उनका जो अनुशासन में खड़ी हुई जो स्वयं सेवकों की लंबी कतार थी, वही उनकी विजय का एकमात्र रहस्य था। गुरुदेव ने इस बात को कहा है। सभी प्रकार की उन्नति, सफलता, विकास, प्रगति के लिए अनुशासित जीवन बिताने की आवश्यकता है। अनुशासनहीनता से असफलता के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। अब हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक जो दिन भर के घर के कार्य होते हैं, आपका सुबह उठना है, उसके बाद खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सुबह उठना है, उसके बाद तैयार होना है, विद्यालय जाना है, विद्यालय में समय पर सारी क्लासेस को अटेंड करना है। आपका चल किस तरह से आप चल रहे हैं, किस तरह से आप बात कर रहे हैं, कितना समय आप क्लास, कितने समय से आप क्लास में पहुंच रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आपके अनुशासन पर ही आ, निर्भर करेगा कि किस तरह से आप, अगर आप अनुशासित जीवन जी रहे हैं, अगर आप अनुशासन पर चल रहे हैं,
तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आपको सफलता ही सफलता मिलेगी और हर तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अनुशासनहीनता से मनुष्य के आंतरिक और उसके फलस्वरूप बाह्य जीवन में अव्यवस्था फैल जाती है। जहां अनुशासन नहीं है वहां पर हम जो सफलता मिलती है, हम समझते हैं कि हम अनुशासनहीन रहें, अनुशासन को ना अपनाएं, फिर भी हम सफल रहें, ऐसा नहीं हो सकता। इससे अगर हम अनुशासनहीन हैं तो अव्यवस्था फैल जाएगी और इस अव्यवस्था से मनुष्य की शक्तियां परस्पर लड़ पड़ती हैं, आपस में टकराने लगती हैं। सड़क पर चलने, अब हम देखते हैं कि अगर अनुशासन से हमारा जो सड़क पर ही चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, बसें हैं, वो अगर टाइम से अगर अगर अनुशासन से न चल, अनुशासन मतलब उसको कैसे चलना है, किस कतार में चलना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से ओवरटेक करना है, अगर वो अनुशासन उस अनुशासन को वो नहीं फॉलो करेंगे तो जहां मर्जी वहां एक्सीडेंट्स होते चले जाएंगे, दुर्घटनाएं होती चली जाएंगी और कुछ भी जो है नुकसान ही नुकसान उस तरह से होता चला जाएगा कि परस्पर टकराव और दुर्घटनाएं होंगी उससे, अगर हम इस तरह से। इसी तरह जीवन के असंख्य सूक्ष्म और स्थूल पहलुओं में अव्यवस्था होने पर वे आपस में टकराएंगे। आ, अगर हम घर में देखते हैं, आप अपने विद्यालय में देखें, स्कूल में, घर जब आप घर आते हैं, घर आकर के अगर आप अपने कपड़ों की व्यवस्था है, अपने पुस्तकों की, अपना टेबल है, घर है, खान पान का है, अगर हम आप उसमें अगर किसी तरह से भी हमारी अव्यवस्था रहती है, उसको हम अनुशासित जीवन नहीं जीते हैं उस तरह से, तो आपस में टकराएंगे। मतलब आपको, अब आप आओगे, अपना स्कूल का बैग कहीं डाल दोगे और चीजें कहीं डाल देंगे, तो उससे जो है आपको खुद ही उससे परेशानी होगी और आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। इस तरह से पराजय का ही सामना करना पड़ेगा, तो आप उसको, उस पर आप सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। उसको आपको क्या होगा, अशांति होगी, बेचैनी होगी और जो वातावरण जो है वो शांत नहीं होगा किसी तरह से। आप हर तरह से शांति, प्रसन्नता और संतोष उसी स्थिति में मिलते हैं जब मनुष्य अपनी लक्ष्य की ओर प्रगति करता रहे, उसकी विकास यात्रा जारी रहे, विकास यात्रा जारी रहे, अपनी प्रगति करता रहे, लक्ष्य की ओर प्रगति। लक्ष्य क्या है हमारा, विद्यालय में जाना, समय पर जाना, उसके बाद में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझना, सोचना, उस पर ध्यान देना, अपने कार्य को, अपने होमवर्क को समय से करना, हर तरह से जो भी आपको बताया जा रहा है उस पर चलना, और किसी भी तरह से आपका अपने अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में और अपने जो भी कार्य आपको दिए जा रहे हैं उसको सबको हम समय पर और अनुशासनबद्ध तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारा हर तरह से व्यवस्था, उसमें गति पैदा होती है और प्रगति होती रहती है। हम जो हमारा जो मकसद है, जिस ध्येय से, जिस जिस उद्देश्य से हम विद्यालय जा रहे हैं, वो हमारा परस्पर हर लगातार ठीक होता चला जाता है और प्रगति होती जाती है। और हम कह सकते हैं कि इस तरह से हमें किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आगे चलकर सफलता का ही वर्ण हमें होता चला जाएगा। अनुशासनबद्ध जीवन जीने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त और आनंदमय स्थिति में रहता है। हम ये देखा गया है, जो बच्चे डिसिप्लिन होते हैं, जो बच्चे अपने घर भी समय पर आ रहे हैं, आ जा भी रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा है और किसी भी तरह का गाली गलौज वे नहीं करते हैं और कोई गलत ढंग से चलते फिरते नहीं हैं, अपना ध्यान रखते हैं, हर तरह से सौम्यता उनमें है, तो वो हमेशा ही प्रसन्न चित्त और आनंदमय स्थिति में वो देखे जाते हैं, वो रहते हैं, और उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में प्रसन्नता की लहर उठती है। हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे, जब भी इस तरह के व्यक्ति जो अनुशासन प्रिय हैं, जो अनुशासित लोग हैं, उनके आने से हम लोग देखते हैं कि जहां भी वो होंगे वहां पर उनका जो उपस्थिति मात्र से वातावरण में प्रसन्नता की लहर बह उठती है। तो मतलब उनके रहने से जो वातावरण होता है वो हर तरह से पॉजिटिव जी आपका नेटवर्क
कम आ रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी। लड़े। किंतु इस तरह की परिस्थितियां आते ही वो बेकाबू होकर उनमें उलझ जाता है। अतः जीवन में पूर्ण रूपेण अनुशासन कायम करने के लिए आंतरिक जीवन में सुधार और अनुशासन कायम करना वांछनीय है। तो इसमें यह है कि अगर आप अनुशासित रहेंगे तो किसी भी तरह के कोई भी आ, जो व्यवधान आपके उसमें नहीं आ सकते। मनुष्य को अनुशासन सिखाने के लिए बाह्य उपाय इस संबंध में सहयोग अवश्य देते हैं, किंतु समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर सकते। आत्मानुशासन ही अंतर बाह्य जीवन में अनुशासन स्थापित करने का एकमात्र मार्ग है। इसमें यही है कि हमें अगर हम अनुशासित हैं, हम अगर अपने समय पर जा रहे हैं, समय पर काम कर रहे हैं, से हम किसी भी तरह से कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, हमारी सोच सही है, तो हम समझते हैं कि वो हमारा हम कोई भी किसी किस्म का भी गलत काम उससे नहीं होगा और हमारी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। हमें कभी भी किसी में असफलता का वर्ण नहीं करना। तो सफलता अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में, हम अपने जीवन को संपन्न बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अवश्य ही अनुशासन को अपनाना होगा। हमारा आज के इसमें किया गया। अब नियमितता क्या है? दूसरा जो अनुशासन के साथ में नियमितता, नियम के साथ में नियमितता, अनुशासन है तो उसके साथ नियमितता मानवीय प्रकृति के मार्ग में अत्यंत छोटी किंतु अत्यंत भयानक बाधा है। अनियमितता, नियमितता और अनियमितता। अगर बाधा हमारी कोई भी कार्य में अगर हमारा नहीं हो रहा है तो उसमें अनियमितता अगर है, नियमितता नहीं है, तो वो आ, हमारे कार्य में हमेशा बाधक रहेगी, उसमें सफलता हमें नहीं मिल पाएगी। आमतौर से लोग अस्त व्यस्त पाए जाते हैं, हवा के झोंकों के उड़ने रहते हैं पत्तों की तरह, कभी इधर कभी उधर फुदकते रहते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे अपने विद्यालय से आए, उन्होंने कहीं अपना बस्ता पटक दिया, कहीं जूते पर रख दिए, कहीं मोजे फेंक दिए, कहीं अपनी किताबें रख दी और उसके बाद खेलने चले गए। फिर घर में आकर के माँ से पूछते हैं, मम्मी ये कहाँ है, मम्मी मेरा बस्ता कहाँ है, मेरी क्या है, सुबह जाना है तो कहाँ मेरे मोजे हैं, कहाँ मेरा रुमाल है, कहाँ मेरे कपड़े, इस तरह से पूछना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप में अनुशासन है, आपने अपने कपड़े समय पर सब जगह पर रखे हैं, अपने किताबों का ध्यान रखा है, वो अपने बैग को सही तरह से संभाला हुआ है, अब और अपने जूते हैं, मोजे हैं, उनको सही से एक जगह पर संभाल के रखा है, तो आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी। और जो भी कार्य है आपका, आप अपने समय पर अपने विद्यालय जा सकेंगे, किसी भी तरह की परेशानी ना आपको होगी ना घर वालों को होगी। तो ये अस्त व्यस्तता नहीं होनी चाहिए। निश्चित दिशा नहीं होने से परिश्रम और समय बेतरह बर्बाद होता रहता है। अगर हम उसको अनुशासित नहीं रहेंगे, जहां तहां पटकते रहेंगे, जो चीज आपको जहां रखनी चाहिए वहां नहीं होगी, तो आप भी उसको ढूंढते रह जाएंगे और दूसरों को भी, घर वालों को भी परेशान करेंगे, वो भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है आपके समय में आपका समय बर्बाद होगा, घर वालों का समय बर्बाद होगा और आप अपने समय पर अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ये है कि जो अनुशासित रहते हैं उनको किसी भी तरह से परेशानी नहीं होती। इसमें भी गुरुदेव ने हमें एक और एक दो उदाहरण और दिए हैं कि किस तरह से जो अनुशासित होते हैं उनको सफलता मिलती है, और जो अनुशासित नहीं रहते, इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर मतलब अपनी तरफ से अ, लापरवाह होते हैं, तो उनको अ, सफलता उतनी नहीं मिलती जितनी अ, सफलता उसी को मिलती है जो अपने अनुशासित जीवन जीता है। इसमें गुरुदेव ने सामर्थ्य का अपनी सामर्थ्य के बारे में भी जिक्र किया है। सामर्थ्य का जितना महत्व है उससे अधिक महत्ता इस बात की है कि जो कुछ उपलब्ध है उसी को योजनाबद्ध रूप से नियत
क्रम व्यवस्था अपनाकर सदुद्देश्य के लिए नियोजित किया जाए। यहाँ मतलब उनका कहने का, गुरुदेव का यह है कि हमें साधन हैं, बहुत साधन हैं, वो सफल हो जाएगा ऐसा नहीं है। जिसके पास साधन नहीं भी है, अगर अगर वो अनुशासन के साथ, नियमितता के साथ उसको खर्च करता है, अपना समय पर अपना काम करता है, भले ही उसके पास में बहुत सारे साधन नहीं हैं, तो ये देखा गया है कि जो बच्चे अनुशासित होते हैं, जो नियमित रूप से अपना काम करते हैं, समय पर उठते हैं, समय पर अपना सारा काम पूरा करते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं और उनको सफलता मिलती चली जाती है। उनके कंपैरिजन में जिनके पास में बहुत सारे साधन होते हैं और जो केयरलेस होते हैं, अपना चिंता नहीं करते हैं, अपनी चीजों की परवाह नहीं करते हैं, उनसे जो वो बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से अपना सफल होते हैं, सफल होते देखे गए हैं। अब इसमें यह है कि क्रमिक विकास का राजमार्ग चलते हुए उन्नति के लिए उच्च शिखर तक पहुंचते हैं वो बच्चे जो अपना नियमित अनुशासन और नियमितता को अपनाते हैं, हमेशा उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंचते रहते हैं। इस ओर ध्यान नहीं देते कि उन्हें योग्यता और सुविधा के रहते हुए भी पिछली पिछड़ी परिस्थितियों में पड़े रहना पड़ता है, जबकि सुनियोजित जीवनचर्या अपनाने बना सकने वाले एक के बाद एक एक के बाद दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हुए वहां पहुंचते हैं जहां साथियों के साथ तुलना करने पर प्रतीत होता है कि कदाचित किसी देव दानव ने ही ऐसा चमत्कार प्रस्तुत किया हो। इसका मतलब यह है कि कोई चमत्कार हुआ हो, कोई उनको मिल गया हो, ऐसा नहीं है। जो अनुशासित जीवन जीते हैं, जो अपनी नियमितता से काम करते हैं, उनको उन सब के जो लोग अनुशासनहीन होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही चमत्कारिक जो है परिणाम मिलते हुए देखे गए हैं। इतना ही है जो क्या कारण क्या है, इतना ही है कि कारण इतना ही, वास्तविकता इतनी है कि उन्होंने प्रगतिशील ने नियमितता अपनाई। जो प्रगतिशील बच्चा था उसने नियमितता अपनाई और उस नियमितता से उसको जो भी फल मिला है वो चमत्कारिक फल मिले हैं, बहुत अच्छे फल और बहुत अच्छी सफलता उनको मिली है। अपने समय, श्रम और चिंतन को एक दिशा विशेष में संकल्प पूर्वक नियोजित उन बच्चों ने रखा है, उन्होंने रखा है, इसलिए जो है उनको हमेशा सफलता मिली है। इसके विपरीत दुर्भाग्य का पश्चाताप उन्हें सहन करना पड़ता है जो लंबी योजना बनाकर, जो अपनी योजना तो बना लेते हैं लेकिन उस पर निश्चय पूर्वक चलते रहना तो दूर, वे बच्चे अपनी दिनचर्या बनाने की आवश्यकता नहीं समझते और बहुमूल्य समय को ऐसे ही आलस्य प्रमाद की अस्त व्यस्तता में गंवाते रहते हैं। जो अपनी प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन अपना जो अपनी अनुशासन और नियमितता को ध्यान नहीं रखने पर आलस्य प्रमाद को अस्वस्थता पे गंवाते रहते हैं और इस तरह से उनको क्रम बनाकर चलने वाली वो सफलता नहीं मिल पाती जो उन बच्चों को मिली है जो अपने नियमित अनुशासन और नियमितता में रहते हैं। अच्छी बातों में अगर हम कहेंगे तो सर्वप्रथम मानने योग्य बात था नियमितता। नियमितता जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समय और कार्य की संगति बिठाकर। नियमितता क्या है? समय और कार्य की संगति बिठाकर योजनाबद्ध दिनचर्या बनाने और उस पर आरूढ़ रहने का नाम नियमितता है। समय और कार्य की संगति बिठाकर योजनाबद्ध दिनचर्या बनाने और उस पर आरूढ़ रहने का नाम नियमितता है। उसके बंद पड़ने से ही स्वचिंतन करने के लिए एक दिशा मिलती है। व्यवस्थित कार्यक्रम बनाकर चलने से शरीर को संलग्न रहने की इच्छा रहती तथा और प्रवीणता मिलती है। फलतः सूझबूझ के साथ निश्चित किया गया कार्यक्रम सरलता और सफलता पूर्वक संपन्न होता चला जाता है। ये गुरुदेव बता रहे हैं कि नियमितता से आपका जो है कार्यक्रम सरलता और सफलता पूर्वक संपन्न होता चला जाएगा। जो भी आपका ध्येय है, जो आपका लक्ष्य है, वो अगर आप अनुशासन से चल रहे हैं और नियमितता से उसमें काम कर रहे हैं, हर तरह से आप उसके बारे में जागरूक हैं अपने, तो आपका जो कार्यक्रम है सरलता और सफलता पूर्वक संपन्न होता चला जाता है। और अभी अब यह है कि हमारी बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं
जिनमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर कहा गया है कि आदतों का सुधार सबसे बड़ा पराक्रम कहा गया है। अगर हम अपने जो विचार हैं वो तो आपको दिशा देते हैं, पर सामर्थ्य आदतों से मिलती है। हमारी जो आदतें हैं वही मनुष्य को, आदतें ही मनुष्य को किसी निर्धारित दिशा में चलने के लिए न केवल प्रेरणा देती हैं, वरन कई बार तो उसे वे अपने अनुरूप करा लेने के लिए व्यवस्था कर देती हैं। भले ही परिस्थितियां अनुकूल न हो, जैसे नशेबाजी के बारे में कहा गया है कि एक जो नशा करने वाले लोग होते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये, सबसे अच्छा इस यहाँ पर उदाहरण गुरुदेव ने दिया है हमको कि जो उनकी आदतें जो होती हैं वे अपनी किसी भी तरह से उनमें अनुशासन नहीं होता और उनमें कोई नियमितता नहीं होती। जहां भी उनको इस तरह का वातावरण मिल जाता है उस तरफ वो फिसल जाते हैं, वहां चले जाते हैं और नशा करने लगते हैं। देखे होंगे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने परिवार को, अपने आप खुद बर्बाद होते हैं, उनका परिवार बर्बाद होता है और किसी हर तरह से वो हर क्षेत्र में वो असफल ही असफल माने गए हैं। उनका शरीर भी बर्बाद होता है और वो अपने पाठ अपने पढ़ाई में भी असफल रहते हैं और हर तरह से उन्हें परेशानियां और असफलताओं का ही जो है फल मिलता है। इसमें यहाँ पर ये कहा है कि आदतें जो है आसमान से नहीं टपकती। इसका मतलब यही है कि आदतें जो है हमें धीरे धीरे बनानी पड़ती हैं। हमें अच्छी चीजें सीखनी हैं, हमें सुबह समय पर उठना है, उसको अपने दिनचर्या में अ, उठ करके अपना स्नान वगैरह करके सुबह तैयार होकर के अपना समय पर विद्यालय जाना है। इस तरह के जो हमारे जो है वो आदतों में आएगा धीरे धीरे। जो हम सच अच्छी आदतें हम लोग अपनाते जाएंगे तो वो अच्छी आदतें बन जाएंगी। तो इसमें ये बहुत लंबा क्रम होता है, एक दिन में आदत नहीं बनती है। और गलत जो गलत आदतें भी होती हैं वो भी धीरे धीरे हमारे जो है शरीर, हमारे जो है व्यवहार में गलत आदतें बनती चली जाती हैं। और उन आदतों को धीरे धीरे जब आदतें गलत हो गई तो उनको सुधारना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और जो गलत आदतें हैं तो उससे अपनी जो हमारी प- अ, परीक्षा में है, चाहे हम अपने घर में हैं, चाहे हम अपने कार्यक्रम में है, चाहे हमारा शारीरिक विकास है, वो सभी अवरुद्ध होता चला जाता है। और हम हमेशा ही जो है अपनी आदतों की वजह से वहां पर अपना नुकसान करते चले जाते हैं। आदतें बनाई जाती हैं भले ही उनका अभ्यास योजना बनाकर किया गया हो। आज योजनाएं धीरे धीरे, जैसे जो हम कहते हैं कि अच्छी आदतें जो है वो बनाई जाती हैं, उनका अभ्यास योजना बनाकर किया गया हो। धीरे 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 करके अच्छी आदतों का विकास किया जाता है। ये और अगर हम गलत समझें, गलत आदतों की तरफ समझें तो वो भी हमारी धीरे धीरे, अगर हम गलत संगत सोबत है, हमारा जो फ्रेंड सर्किल है वो अच्छा नहीं है, अगर हम लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो गलत आदतें भी हमारी होती चली जाती हैं और हम गलत दिशा में हमारा जो है बढ़ते चले जाते हैं और अपना नुकसान परस्त परस्त करते चले जाते हैं। कोई आदतें मनुष्य को अस्तित्व, आदत ही जो है हमारी यहाँ पर ये बताया गया है कि आदतें ही मनुष्य का वास्तविक व्यक्तित्व या चरित्र होता है। जब हमारी अच्छी आदतें हैं तो हमें सच चरित्र हम कहे जाएंगे। अगर हमारी आदतें अच्छी नहीं हैं तो हमें दुष्चरित्र माना जाएगा। मनुष्य क्या सोचता है, क्या चाहता है, इसका अधिक मूल्य नहीं है। हम सोचते क्या हैं और क्या चाहते हैं इसका अधिक मूल्य नहीं है। मूल्य तो इस बात उन गतिविधियों से ही निकलते हैं जो आदतों के अनुरूप क्रियान्वित होती रहती हैं। हमारी अच्छी आदतें हैं तो उसके फल, जो प्रतिफल तो हमें जो मिल रहा है वो हमें कर्म ही उत्पन्न करते हैं और वे कर्म अन्य कारणों के अतिरिक्त प्रधानतया आदतों से ही प्रेरित होते हैं। हमारी जो अच्छी आदतें हैं तो हम अच्छे कर्म करेंगे। हमारी अगर आदतें अच्छी नहीं हैं तो हमारे जो कर्म होंगे वो भी दूषित कर्म होंगे, उससे जो है प्रतिकूल कर्म होंगे, समाज के प्रतिकूल, समाज के लिए प्रतिकूल होंगे। अगर हम लोग अच्छी आदतें होंगी हमें तो हम अच्छे कार्य करेंगे। तो जिस क्रम में आदतें अपनाई जाती हैं उसी रास्ते उन्हें छोड़ा या बदला जा सकता है। अगर हमारी आदतें अच्छी हो गई हैं
तो उनको बढ़ते चला जाना चाहिए। अगर हमें किसी किस्म के कोई अगर गलत आदत हमें हो गई है, गलत रास्ते में हम किसी तरह से पड़ गए हैं, तो उसको हमें छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो हो सकता है, बदला जा सकता है। रुझान, संपर्क, वातावरण, अभ्यास आदि बदला जा सके तो कुछ दिन हैरान रहने के बाद आदतें बदल भी जाती हैं, धीरे धीरे बदल सकती हैं। लेकिन कई बार प्रबल मनोबल के सहारे उन्हें संकल्प पूर्वक झटके से भी उखाड़ा जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। ये बहुत कम होता है कि आपको अगर हम लोगों को अगर कोई गलत आदतें हो गई हैं, उनको आसानी से उसको उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। बाहर की अवांछनीयताओं से जूझने के तो अनेक उपाय हैं, पर आंतरिक दुर्बलताओं से एक बार ही गुज जाना और उन्हें पछाड़ कर ही पीछे हटना किन्हीं मनस्वी लोगों के लिए ही संभव होता है। मतलब ये कहने का है कि जो अच्छी आदतें हैं उस पर जो अच्छे लोग हैं वही लोग कर सकते हैं। गलत आदतें किसी को भी हो सकती हैं, किसी को भी गलत गलत चीज, मतलब यह है कि गलत आदतों को अपनाना, गलत काम करना, गलत रास्ते पे चलना आसान है, लेकिन सही रास्ते पे चलना, सही लोगों को फॉलो करना, वो उसके कंपेरिजन में डिफिकल्ट है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो, हम लोग कोई भी गलत आदत ना अपनाएं और किसी भी तरह से अपना नुकसान ना करें, समाज का नुकसान ना करें, किसी भी कुचक्र में हम ना फंसें। अ, 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 अब अगर कोई है तो किसी तरह से फिर भी अगर हम समझ देखते हैं, किसी से पूछते हैं, तो वो अपने जो है जो अपना उनको जो बुराई है उसके बारे में दोष जो है किसी दूसरे पे मढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु वास्तविकता इतनी है कि आत्म परिष्कार उनका जो अपना आत्म परिष्कार, अपना जो अपने को नियमितता और अनुशासन का जो उनका अपनाना उनको चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। और उसके लिए सत्प्रवृत्तियों का अभ्यस्त नहीं बने। सुदृढ़ निश्चय के अतिरिक्त उन्होंने और कोई उपाय है ही नहीं इसका, जो हमारा अपनी सत्प्रवृत्तियों का अभ्यस्त बनने के लिए और सुदृढ़ निश्चय के अतिरिक्त इसका कोई उपाय ही नहीं है। किसके लिए? आत्म परिष्कार के लिए। अगर हम अपने को सही रास्ते चलना चाहते हैं, अपना परिष्कार करना चाहते हैं, हमको सन्मार्ग पर चलाना चाहते हैं, हम हर तरह से अपनी सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए सत प्रवृत्तियों का हम अच्छी प्रवृत्तियों को अपनाएं और हम निश्चय पूर्वक अपने को हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए का प्रयास करें। और उसी में हर तरह से हमारा आ, भला समझना चाहिए होता है। जिसने जिन्हें पिछड़ेपन से उबरने और प्रगतिशील जीवन अपनाने की वास्तविक इच्छा हो, उन्हें अपनी आदतों का पर्यवेक्षण करना चाहिए और उनमें से जो अनुपयुक्त हो उन्हें छोड़ने बदलने का सुनिश्चित निर्धारण करना चाहिए। हम सभी को ये बात समझनी है। ये तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, सब में, सभी में, सभी बच्चों में कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कोई न कोई कमी, कोई न कोई गलत आदत भी हो जाती है, सभी बड़ों में भी हो जाती है। लेकिन उन सब के लिए यही है कि उन्हें हम लोग कोई अगर गलत चीज हमें, गलत आदत हमें हो गई है, उसको छोड़ने बदलने का सुनिश्चित प्रयास हमको करना चाहिए कि हमें ये अ, जो आदत है उसको छोड़ना है और हमें अच्छे मार्ग पर, जो प्रगतिशील भाग्य सौभाग्य में निर्माता प्रगतिशील प्रगतिशील महामानवों से जो प्रत्येक को यही उपाय अपनाना पड़ता है। क्या? कि जो भी अनुपयुक्त हों, जो भी छोड़ने बदलने की सुनिश्चित इसका चीजें, उन जो बुराइयां थी उनको छोड़ने बदलने के लिए उन्होंने बहुत ही सुनिश्चित निर्धारण से अपना क्रम बनाया, उसके लिए तैयारी की, तो तभी वो इस पोजीशन पर पहुंच सके हैं, वो महामानव कहलाए हैं। पराक्रम में सबसे अधिक महत्व यह है, पराक्रम में सबसे अधिक महत्व का यह है कि जिसमें अपनी अनगढ़ आदतों को सुधारने का श्रेय पाया जा सके। बाहरी संघर्षों से जूझने और कठिनाइयों को हटाने में दूसरे लोग भी सहायता कर सकते हैं और परिस्थिति वश श्रेय भी मिल सकता है, किंतु अपनी अनुपयुक्त आदतों को बदलना मात्र अपने निजी पुरुषार्थ के ऊपर ही रहता है। इसलिए उसे प्रबल पराक्रम की संज्ञा दी गई है और ऐसे लोगों को सच्चे अर्थों में शूरवीर कहा गया है। इनको, जो अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाए हैं, उन्होंने अपने प्रयास से, अपने हर तरह से कोशिश करके अपनी आदतों को बदला है, उनको सूरवीर यहाँ पर कहा गया है। अभी इसमें यही है कि हम किस तरह से अपनी
अच्छी आदतों को सीख जाएं, किस तरह से हम अपना अनुशासित जीवन जिए, किस तरह से हम नियमितता लाएं। ये है कि अब अच्छी आदतें क्या हैं और बुरी आदतें क्या हैं। इसमें यही है कि जो हमें जो काम हमें लगता है कि ये गलत है, हम अपने जिसको छुपाने की कोशिश करते हैं, वो सारे काम गलत हैं। जैसे गंदगी करना है, किसी व्यसन का व्यसनों का इस्तेमाल करना है, और कोई गंदगी कहीं बाहर करना है, समय पर नहीं उठना है, नहीं जागना है, और ये जो भी किसी को गाली गलौज करना है, वो सब काम गलत है। उससे हमें हम अपने आप उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। और अच्छाई क्या है, हम अपने को समय पर उठें, नियमितता पर बहुत सारा ध्यान दें, और हम हमेशा अनुशासित रहें, बड़ों का आदर करें। जो भी हमारे सामने अच्छाई दिख रही है, उसको हमेशा जो अच्छा है उसके साथ में अपने अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में, अपने अच्छे मित्रों के बारे में हम कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे लोगों से हमारी मित्रता हो, और हम उनसे कुछ सीख करके हम हमेशा अच्छे अपना जो भविष्य है उसका उज्जवल करें। हम हर तरह से अपने को सफलता हमारी हमें मिलती मिलती जाए। तो हम यही कह सकते हैं कि आज से यही जो सफलता, अनुशासन और नियमितता का जहां तक प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने अपने जीवन काल में भी, मुझे याद आता है कि आज से 65-70 साल पहले भी हम लोग किस तरह से अपने समाज में अपने को कोशिश करते थे। हम जब गांव में रहते थे, जहां पर एजुकेशन के लिए हमें बहुत दूर दूर तक पढ़ने जाना पड़ता था, 3-4 किलोमीटर प्राइमरी एजुकेशन, उस समय भी हम लोग इतना ज्यादा जागरूक थे कि जहां भी कोई रास्ते में कोई कंकड़ पत्थर है, कांटे हैं, उनको सब हमेशा कोशिश करते थे कि उनको हटा के दूर फेंकें। और अपने को समय पर अपना कार्य हमेशा अपने आप करते थे। जितना भी हम अपने कपड़ों का ध्यान रखना है, अपने किताबों का ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर ऐसा तो नहीं होता था कि हम जिस समय के हैं उस समय माता पिता लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो सब काम आपको अपनी पढ़ाई अपने समय से करना है। वहां पर कोई व्यवस्था बिजली की नहीं होती थी। तो उस समय कोई भी रोशनी का इंतजाम नहीं होता था। दूर दूर से जो है, इस तरह से हम लोग रास्तों को साफ करते हुए विद्यालय जाते थे। बड़े कटीले, बड़ी कंकड़ पत्थर वाले रास्ते होते थे। और हमेशा बड़ों का आदर करते थे, सबका आदर करते हुए, सबका सम्मान करते हुए, अपना समय हमेशा समाज के लिए, जो भी बड़े आदमी हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, उनका सबका आदर करना, और किसी को भी किसी भी तरह की जितनी उनको मदद हो सकती है उनका वो करना। पेड़ पौधों का ध्यान रखना। और जितने भी जब आप ये देखेंगे कि आप हमने मुझे मुझे ध्यान आता है कि जो मैंने 50 साल पहले जो पेड़ लगाया था, आज हम देखते हैं कि अखरोट का पेड़ हमने लगाया था। 20 साल 30 साल पहले मैंने ये बेलपत्र का पेड़ लगाया था, या आम का पेड़ लगाया था। तो उन सबको हमें आज ध्यान आता है, तो वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान, ये सब चीजें प्रकृति का हमें मिलता चला जाता है कि हम एक सन्मार्ग पर चलते हुए, अच्छी तरह से नियमित को, अनुशासन को अपनाते हुए, नियमितता से रहते हुए हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए। और ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमको कभी भी कोई ऐसी असफलता नहीं देखनी पड़ी जिसके बारे में हमें कोई पश्चाताप हो। मैं समझता हूँ कि ये अनुशासन और नियमितता को जो चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको भी आप बार बार इसका मनन चिंतन करें, देखें, सुने, समझें। और कभी अगर इसमें कोई क्वेश्चन बनता हो तो उसको हम लोग बात डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल है कि बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सा जो अनियमितता और अनुशासन वाला चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद अमन जी। प्लीज आगे कोई बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी प्रणाम। ये कहीं बाहर गए तो तो बच्चे, आपका किसी का क्वेश्चन हो तो लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ, प्रणाम। हाँ, एक क्वेश्चन था कि आजकल के जो बच्चों का जो है, जो
रात में वो पढ़ाई करते हैं और देर तक सोते हैं, मैंने वो 11 बजे तक सोते हैं और रात भर मैंने सुबह तक वो पढ़ते हैं। तो उससे क्या स्वास्थ्य के लिए उसको क्या, मैंने उसको आदत को कैसे, मैंने उसमें क्या प्रभाव उसका, क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या इससे हानि, या क्या उनका जो है वैसे प्रयास चिकित्सा तो कैसे यही ठीक रहना चाहिए। करें? हेलो। हेलो। हाँ। जी हाँ, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये आज ही नहीं, हमारे समय में ये समस्या होती थी। जब हमें अगले दिन जी परीक्षा देनी है तो रात को बहुत देर तक पढ़ना तो पड़ता था। लेकिन पढ़ना पड़ता था तो सुबह तो हम लोग को कोशिश प्रयास यही रहता था कि सुबह समय से ही जगा जाए और समय पर जाग करके अपने सारे कार्यक्रम किए जाएं, क्योंकि फिर आपको अगली क्लास में भी जाना है, सब कुछ करना है। लेकिन दबाना तो पड़ता है अपने को, रात को पढ़ाई तो करनी पड़ती है, कई बार करनी पड़ती है। लेकिन प्रयास सभी का यही रहना चाहिए कि रात को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सो जाना चाहिए। और उस सुबह अगर जग जाएं, जैसे अगर रात को आपने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई की है, तो वही चीज अगर आप एक सुबह 1 घंटे में कर सकते हैं तो वो 1 घंटा मॉर्निंग का जो होगा वो आपको ज्यादा उसका वो चीजें याद रहेंगी और ज्यादा शार्प आपका उस समय माइंड काम करेगा। और उतना ही आपको उससे लाभ होगा जितना रात को 4 घंटे पढ़ाई करने से जो लाभ हुआ है। मेरा ख्याल है अगर सवेरे हम 1 या 1.5 घंटे में उतना लाभ हो सकता है। तो प्रयास हमारा यही रहना चाहिए कि हम लोग रात को जल्दी से जल्दी सोने का प्रयास करें और सुबह जल्दी से जल्दी उठने का प्रयास करें। जो भी बच्चे सुबह सूर्योदय के बाद में उठते हैं, मुझे लगता है कि वो भी हमारा, मैं इसको अनुशासनहीनता ही कहूंगा, उसको अनुशासित जीवन नहीं कहूंगा। अनुशासित जीवन वही है जो सूर्योदय से पहले कम से कम बिस्तर छोड़ दें और उसके बाद अपना स्नान वगैरह जो भी नियमित दिनचर्या करते हुए अपना विद्यालय जाएं, पढ़ाई करें, घर के कामों में हाथ बढ़ाएं। ये सब चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, करना पड़ता है। रात को जागना बहुत लोगों को पड़ता है, बच्चों को अपना, जिन्होंने सोच रखा है कि हमने इतने घंटे पढ़ाई करनी है, तो वो मजबूरी हो सकती है। लेकिन ये रोज नहीं हो सकता, ये कभी कभी ये हो सकती है बात कि आपको साल में अगर आपको 2 4 दिन 5 दिन होता है तो कोई बात नहीं है। अब उस समय होता है तो रात को देर तक पढ़ाई है तो पढ़ा है तो सुबह उनको देर से उठना भी पड़ेगा। ये तो है, मजबूरी होती है वहां पर। लेकिन कोशिश अपनी तरफ से सभी बच्चों की कोशिश ये होनी चाहिए कि अपना काम रात को जल्दी से जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। और जितना भी उनका पढ़ना रह गया है उसको वो लोग सुबह पढ़ाई कर सकते हैं और जल्दी उठ करके नहा धो अपना हाथ मुंह धो करके पानी पी करके अपना अध्ययन सुबह किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ? जी धन्यवाद, हाँ बहुत जी। सुंदर आपने बताया। जी जी, यही तो ये समस्या है। मैंने अपने बच्चों को भी देखा है, तो हम सोचे कि डॉक्टर साहब क्लास में आएंगे तो कभी पूछेंगे इनसे ही, इससे जो है कि क्योंकि उससे उनको कब्ज की भी परेशानी होती है। जी। रात में पढ़ते हैं तो खाने का भी रूटीन का सही नहीं रहता है, तो कब्ज की समस्याएं हमेशा नहीं रहती है। लेकिन वही स्वास्थ्य की दृष्टि से जो आपने बताया कि अगर सुबह हम पढ़ते हैं तो उससे ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। तो अगर रात के, मैंने उनका एक मानसिकता बन गया कि रात में ही हमें ज्यादा शांत वातावरण मिलता है तो पढ़ने के लिए, तो उनको रात को ही वो ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे इसको। जी डॉक्टर मेरे साहब, ख्याल से शांत धन्यवाद। वातावरण तो हमें सुबह भी मिलता है, रात से ज्यादा शांत वातावरण सुबह सुबह का होता है। लेकिन आदतें ऐसी हो जाती है कि रात को पढ़ करके रात को जी शांत जी वातावरण रहेगा। मुझे लगता है कि शांत जी वातावरण हमें जो सुबह का वातावरण प्रकृति का जो हमें जो वरदान होता है मॉर्निंग में ज्यादा अच्छा मिल सकता है। और देव सत्ताएं भी हमें मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें देव सत्ताओं का भी वरदान और गायत्री माँ का भी और सभी सत्ताओं का, सभी गुरु सत्ताओं का भी हमें वरदान उस समय, आशीर्वाद उसमें मिल सकता है और जल्दी हम लोग उस समय पिकअप कर सकते हैं और अच्छा उससे लाभ हो सकता है। मेरा अपना मानना ये है। जी जी, और जहाँ तक धन्यवाद। सवाल कॉन्स्टिपेशन वगैरह का है, ये इसके लिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेने की आदत करनी चाहिए। और जितना भी ये जो जो खान पान में अपना विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके बारे में भी कभी आगे चर्चा होगी, करेंगे बच्चों से बात करने के लिए कॉन्स्टिपेशन से हम लोग कैसे बचें और हमारा जो खान पान हो किस तरह का हो, इसके बारे में भी कभी फिर
जो बैलेंस डाइट जिसको हम कह सकते हैं, अगर हम ज्यादा से जी ज्यादा जी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं और बाहर कच्ची पच्ची चीजें नहीं खाते हैं और जो भी लें उसको खूब अच्छे तरह से साफ पानी से धो के इस्तेमाल खाएं, तो अपने हाथ पैर अपने हाथ वगैरह भी अच्छे से धो धा करके खाना, धो करके अगर भोजन करते हैं कोई चीज खाते हैं, तो उससे उनको पेट की समस्याओं से भी समाधान, उनका पेट समस्याओं का समाधान हो सकता है। और कॉन्स्टिपेशन से भी वो अगर बच सकते हैं, अगर वो अपना खान पान में खास तौर पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो। ठीक है। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपान वायु 4 बजे से 7 बजे तक सुबह एक्टिव होती है। उस समय अगर मल त्याग कर दिया जाए तो वो उसके बाद वो ऊपर को चढ़ने लगती है और फिर ये भी एक हाँ, अलग विषय है। इसलिए भी कोई प्रॉब्लम होती है, परेशान। मॉर्निंग 4 बजे से 7 बजे के टाइम टाइम जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपान वायु जो है उस समय ही एक्टिव अच्छी तरह होती अपान वायु एक्टिव रहती है उस समय, ये कहना है मैडम का हमारा। हम्म। हम्म। है। हाँ। अपान प्राण कर सकती है वायु वायु त्याग। जिनके भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। हाँ, अनु जी का क्या प्रश्न है, प्लीज बोलें। जी, अपना क्वेश्चन बोलिए अनु जी। अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बार बार म्यूट हो रहा है। अनु जी अपना क्वेश्चन पूछिए या चैट में लिख दीजिए। राजेश कुमार जी अपना क्वेश्चन पूछिए। आवाज नहीं पहुंच पा रही। राजेश बोले आप। नहीं, खोल तो रहे हैं मगर ये हो नहीं पा रहा है। हाँ, आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए अपना क्वेश्चन। अपनी तरफ से म्यूट की अनम्यूट कीजिए। हाँ, प्रणाम भाई जी। प्रणाम आवाज आ प्रणाम। रही? हाँ। हाँ हाँ, जी, आ ये रही आ रही। अरे, राजेश कुमार। मैं जी जी प्रणाम। जी जी, मेरा बोलिए। विद्यालय चलता है, हम बच्चों में अक्सर देखते हैं मोबाइल की लत बहुत ज्यादा सीमा तक बढ़ती जा रही है। तो जी। आपके द्वारा कुछ इस पर शोध हुआ हो या कुछ इस पर आप बता सकते हो जिससे बच्चे इससे दूर रहें। आजकल ज्यादातर जो अभिभावक हैं उनका यही शिकायत रहता है कि बच्चों को इससे कैसे दूर रखा जाए।
पढ़ाई में बहुत ज्यादा बाधा आ रही है। बड़े बच्चे तो अक्सर हाँ समझदारी आ जाती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे में गेम की लत या फिर इससे पढ़ाई में डिस्टरबेंस आजकल सबसे ज्यादा बाधा यही पहुंचा रही। इस पर मेरे आपका ख्याल क्या? से हमारा ख्याल तो यही है कि अभिभावकों की ही गलती इसमें मानी जाएगी। बच्चों की कोई गलती नहीं है। अभिभावक अगर उनको बहुत ही छोटी उम्र में अगर उनको मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं तो उनको लत तो होनी है। कोई भी चीज की लत जरूर तभी हो जाती है जब 5-6 बार आप बच्चे को दे देते हैं, तो छठी सातवीं बार में वो फिर रोएगा, चिल्लाएगा, उसको मांगेगा। और लगता तो हर एक को अच्छा है बच्चों को गेम खेलना, ये देखना, वो देखना, बात करना, चैट करना। लेकिन इसमें अभिभावकों की तरफ से ही प्रयास करना पड़ेगा कि बच्चे को जहां तक हो सके, बहुत ही जरूरी जब जरूरी हो तभी उसको मोबाइल दिया जाए, नहीं तो उनको ना दिया जाए। टाइम, और दिया भी जाए तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, किसी दिन में 1 बार 2 बार क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं वो देखा जाए। और बच्चा क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या उसका इंटेंशन है उसको मोबाइल को लेने का। जितना अभिभावक उसके ऊपर ध्यान देंगे, जितना उसके ऊपर कड़ी नजर रखेंगे, उतना ही वो बच्चे को बचा सकेंगे इस कुचक्र से। कुचक्र कहूंगा मैं इसे, ये जो एक बहुत बड़ी अच्छी आदत नहीं है। इसको आप हम सभी समझें, हम सभी पेरेंट्स का, अभिभावकों का ये बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि बच्चे को कम से कम इस डिजिटल मोबाइल के एडिक्शन से बचाएं। जी इसके लिए जी। आज इनके जो ये मोबाइल्स की वजह से ब्रेन पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहे हैं। और बच्चे जो है बीमारियों, तमाम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के शिकार बन रहे हैं। और उनके खासकर हॉस्पिटल आंख। खोले जा रहे हैं, उनके हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे ये मोबाइल की वजह से जिनके ब्रेन्स में डैमेज हो चुका है, एक इससे डैमेज जी किस्म का हो जाता है, जिससे ये जो डिजिटल रेज हैं वो हमारे बच्चों का जो ब्रेन होता है वो तो बहुत ही नाजुक होता है बड़ों के कंपैरिजन में। तो कोशिश सभी अभिभावकों ही कर, हमारे पेरेंट्स का ही कर्तव्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको उनके ऊपर कंट्रोल रखें और उनको दूसरी एक्टिविटीज में लगाएं, उनको खेल कूद में लगाएं, उनको आप कहानियां सुनाइए, उनको आप खेलने दीजिए, उनको आप आर्ट में दीजिए, आर्ट कराइए उनके साथ, और गेम खेलिए। आप ये म्यूजिक, टीवी और मोबाइल्स किससे उनको बचा कर रखिए, हमारा तो ये। जी हाँ, जी। बहुत बहुत जी बच्चों को बाहर ले, बच्चों को बाहर ले जाइए। हमारे बेटी मेरी यूएस में है, वो उसके बच्चों को भी वो उनको किसी भी तरह से बाहर ले जाती है, मंदिर में ले जाएंगे, खेल कूद में ले जाएंगे, उनको डांस के क्लासेस कराएंगे और चीज कराएंगे, कंपटीशन कराएंगे, मोबाइल नहीं देंगे उनको। यही करना पड़ेगा। अभिभावकों के जी हाथ में ही ये बात है, जी उन्हीं वही बचा सकते हैं। बच्चा अपने आप तो यही चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा उसको समय मोबाइल मिले और वो उस पर मस्त रहे। ठीक है जी। आपके राजेश? सुझाव को अच्छा लगा, आपका सुझाव गार्जियन लोग को बताया जाएगा। अक्सर हाँ ये सब बहुत भयंकर रूप लेते जा रहा है, भविष्य के लिए बहुत बहुत खतरनाक भयंकर, रूप। और आगे आने वाला समय और भी भयंकर रूप लेते जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या, अभिभावक क्या सोचते हैं, चलो हम और काम कर लेते हैं, हम अपना काम ये हाँ कर मेन लेते हैं, वही, हाँ कर लेते हैं, हाँ। वो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। यही गलत, वहीं से गलती शुरू हो जाती है, वहीं गलत। हमें ही अपने आप प्रयास करना पड़ेगा, हमें ही कंट्रोल करना पड़ेगा कि बच्चे को हम कम से कम ना के बराबर उसको मोबाइल का टच करने दें। ठीक है। पढ़ाई तो टीवी भी नहीं दिया हाँ, हमने अपने बच्चों को, मुझे ध्यान है कि हमने टेलीविजन तक उनको नहीं दिया था जब तक वो 12th पास नहीं कर चुके थे। समझिए, टेलीविजन तक हम खुद नहीं देखते थे उस समय, टीवी वाह। होते हुए हम नहीं देखते थे। हमने उनको देखने नहीं दिया कभी, 12th पास करने तक नहीं देखने दिया। ये तो समझ आई जाती है। तभी धीरे धीरे उनको समझदारी आती है। ठीक है, और बहुत जी पुरानी बात जी। नहीं है, अभी 8-10 साल पहले तक भी हमने कहा उनको नहीं दिखाते थे हम। मोबाइल तो खैर उस समय उतने प्रचलित नहीं था, थोड़ा कम था, लेकिन था भी तब भी हम उनको नहीं देते थे। फिर खुद समझ आ जाती और खुद समझ आ जाती है बच्चों को, है। जब आप उनको समझाते हैं, उनको कहानियां सुनाते हैं। पढ़ाई जाती और ये सब चीजों से, इससे रिलेटेड उनको कहानियां सुनानी चाहिए। इससे क्या परेशानी होगी बच्चों को। देखो, बच्चों के अस्पताल खुल रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है, उनका दिमाग खराब हो जा रहा है। इस तरह की चीजें उनको बतानी होंगी। उनसे बचाने के लिए जी आपको ये करना है कि आप मोबाइल उनको ना दें, मोबाइल से बचे रहें, अच्छी पुस्तकें टेलीविजन से पढ़ें, दिखाएं।
अच्छी पुस्तकें उनको पढ़ाइए, कहानियां सब पढ़ाइए। हमारे गुरुदेव ने ही बहुत सुंदर बच्चों की जो कहानियां बनाई हुई उस सीरीज उनको पढ़ाइए। हिंदी वालों को हिंदी पढ़ाइए, अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी सीरीज भी बनी हुई है। तो बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं, उनको पढ़ाइए, उनको सुनाइए। ठीक है। बाबूजी इसमें एक और ये भी देखा है मैंने अपनी मतलब बेटी के साथ। मैंने देखा है अगर मेरे हाथ में मोबाइल होगा तभी वो लेगी। अगर हम मोबाइल को भूल जाएं बच्चों के सामने कि हमारे पास है ही नहीं मोबाइल, तो बच्चे नहीं लेते हैं। हाँ, तो अभिभावक उतना त्याग करे लगता है। देखिए, अभिभावक को हाथ में ही बहुत बड़ी बात होती है। आप कम से कम, हमें भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हम खुद भी, हम आज हाँ देख रहे हैं कि हम दिन भर, हम आधा टाइम अपना जो है घंटों घंटों व्हाट्सएप में, चैट में, ये में, वो में, गप में, अपने दुनिया भर के रिश्तेदारों से बात करने में, जिसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, कोई मतलब की बात है, फोन आता है उसका जवाब दीजिए, बाकी बात छोड़िए। क्या जरूरत है अपना घंटों घंटों उसमें लगाने की? आप अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि कितनी सुंदर सुंदर साहित्य दुनिया में पड़ा हुआ है, उनको पढ़िए। और अपने लोगों की मदद कीजिए, बाहर काम कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, पेड़ लगाइए, पेड़ों की सेवा करिए। ले जाइए तो बच्चों को ले जाइए, बच्चों से काम कराइए, बच्चों से पेड़ लगवाइए, उनमें पानी डलवाइए, उनकी सेवा करवाइए, गंद जो उनका अच्छी गुड़ाई उनकी कराइए, और अच्छी अच्छी जगहें दिखाइए, उनको घुमाइए फिराइए, अच्छी जगहों को ले जाइए, मंदिर ले जाइए। ठीक है। तो ये करना, और उनको बच्चों को जी। शुरू से है, गायत्री मंत्र के बारे में है और हमारे मंत्रों के बारे में है, इसके बारे में उनको बताइए, दिखाइए, सुनाइए, और उनको सीखना पड़ेगा। और हमें अपनी तरफ से, अपने अभिभावकों के ही, अपने इनके बच्चों को अनुशासित करने के लिए, उनको नियमित बनाने के लिए, उनको गलत आदतों से बचाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही जो हमारा मोबाइल सिस्टम है आज का, वो हमारी बच्चों को बर्बाद करने में, उनको गलत आदतों की तरफ बढ़ने में, उनको गलत उनका व्यवहार होने में, उनको तमाम किस्म की जो आज कुसंगति है उसके लिए भी मोबाइल ही ज्यादा आज नुकसानदायक हो रहा है। इसलिए मोबाइल से बचना बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया है, और आप बहन जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बताया कि अगर हम खुद ही उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बच्चे जी हमसे मांगेंगे। चीजें आती है तो वो दिखाइए, खुद ही दिखाइए। जितनी अच्छी चीजें कोई अगर हमें दिखा आती हैं, मिलती हैं, तो उनको आप दिखाइए, खुद दिखाइए, बताइए, लेकिन उसको उनके हाथ में देने की और बताने की जरूरत नहीं। समय की बहुत ही ज्यादा मर्यादा वहां पर रखने की जरूरत है। बच्चों को कितने मिनट दिखाना है, क्या करना है, ये हमको खुद समझना होगा और देना होगा, समझना होगा, और उनको उनके हाथ में कम से कम समय पर वो देना होगा, कि जितने भी समय पर एक्सपोजर बच्चे का होगा उस मोबाइल से, इन जो इनकी जो 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 हार्मफुल इफेक्ट्स है इन बच्चों के, इनके आपके मोबाइल्स का और इनका, वो उनके स्वास्थ्य पर बहुत जल्दी होता है। और बड़ों के कंपैरिजन में बच्चों को ज्यादा नुकसान इससे होता देखा गया है, हो रहा है। ठीक है। जी, प्रणाम भाई जी। प्रणाम। कि बाबूजी टाइम हो गया है तो शांति पाठ कर सकते हैं। जी जी, ठीक है, कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और